नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादराम और आप जुड़ चुके हैं वाईडी ब्रदर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। वाईडी ब्रदर्स क्लासेज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वाईडी ब्रदर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी की फरमाइश पर, आप सभी की चाह पर मैं एक बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है राजस्थान का अपवातंत्र। राजस्थान के अपवातंत्र को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं आज। और राजस्थान के अपवातंत्र से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सारे प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान के अपवातंत्र की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का अपवातंत्र टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में से इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर किसी एग्जाम में राजस्थान का भूगोल दिया हुआ, उनमें सबसे अहम और मुख्य टॉपिक जो है वो है आपका राजस्थान का अपवातंत्र। अब राजस्थान के अपवातंत्र से लेकर के किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहले मैं एक नजर उन प्रश्नों पर डाल लेता हूं जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने चिन्हित किया है। हालांकि बहुत सारे राजस्थान के अपवातंत्र से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने उन चुनिंदा प्रश्नों को चुना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए एक बार हम एनालिसिस करते हैं। तो आइए मेरे साथ, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके कंसंट्रेट की जरूरत है दोस्तों। आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए दोस्तों चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की बारहमासी नदी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। किसमें आया हुआ है? कांस्टेबल 2013-14 की परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2013-14 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाएगा, आगे भी आने की गुंजाइश है। इनसे क्या एनालिसिस करवाऊंगा दोस्तों, इन प्रश्नों के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल इस बात पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है। ग्रेड सेकंड 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है या किस नदी द्वारा चूलिया जलप्रपात बनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चारों उत्तर आपके सामने रखे हुए हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी द्वारा बीहड़ भूमि का निर्माण होता है। राजस्थान की किस भूमि के आसपास का क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख रहे होंगे कुछ चीज आप इसमें से कॉमन निकालेंगे दोस्तों। वो कौन सी खास बात है जो आपको इस टॉपिक की ओर अच्छा आकर्षित करने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल अगला प्रश्न देखिए, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है। गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों कांस्टेबल 2008 में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र की नदी है अथवा नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा गया दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद आप एक बात पर तो जरूर पहुंचे होंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं और कौन सी नदी को ज्यादा महत्व दिया गया है, या एग्जामिनर का जो दिमाग है वो किस नदी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, या एग्जामिनर किस अपवाद क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल प्रश्नों को मैं यहां से हटा रहा हूं दोस्तों। इन प्रश्नों को सबके लास्ट में अंत में लेंगे हम। हाल फिलहाल इन प्रश्नों को हटा करके मैं राजस्थान के अपवातंत्र पर चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी के प्रश्नों की एक बार मैं आपको रैंडमली आंसर बता देता हूं। बारहमासी नदी आपकी चंबल है। चूलिया जलप्रपात भी चंबल बनाती है। राजस्थान की कौन सी नदी द्वारा बीहड़ बनता है, चंबल नदी द्वारा बनता है। राजस्थान का गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है, आप सभी जानते होंगे, काली सिंध नदी के किनारे है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र की नहीं है, ये पूछा गया। नहीं वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसमें उत्तर क्या होगा, लूणी नदी। बाकी सभी बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र की नदियां हैं। चलिए मिटा करके हम टॉपिक पर आते हैं और बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। ये कुछ बच्चे कहते हैं कि राजस्थान के भूगोल में हमें सबसे टफ और सबसे हार्ड टॉपिक लगता है वो राजस्थान का अपवातंत्र है। लेकिन मैं कहता हूं
कि राजस्थान का अफवाह तंत्र बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है अगर इसको समझा जाए। बहुत प्यार से समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात भाई, अफवाह तंत्र जो है, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? इस टॉपिक के कई सारे नाम आते हैं, राजस्थान की नदियां, राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो आप देखेंगे कि राजस्थान का अफवाह तंत्र कहलाता है। मेनली मुख्य बात तो यह है कि जल का बहाव क्षेत्र ही क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। एक बात क्लियर। अब राजस्थान का अफवाह तंत्र है वो कितने भागों में बटा हुआ है? राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम कौन कौन से पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आइए देखो, जब राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात आए तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र एक। दूसरा पार्ट जो है वो है दोस्तों आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह, आंतरिक अफवाह तंत्र। और तीसरा है दोस्तों अरब सागर का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये इसको स्थल अफवाह तंत्र भी कहते हैं दोस्तों, स्थल अफवाह तंत्र। चलिए हम बातचीत करते हैं कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्या है, आंतरिक अफवाह तंत्र क्या है, और स्थल अफवाह तंत्र क्या है, और अरब सागर का अफवाह तंत्र क्या है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं हम आंतरिक या बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र लेते हैं। और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बारे में बातचीत करें तो आपको बताना होगा कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कहीं से भी निकले, अंत में अपना जल कहां गिराए? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराए। ऐसी नदियों को हम किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। और ये राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का, राजस्थान के टोटल अफवाह तंत्र का 22.5% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूछा जाता है कि राजस्थान का अफवाह तंत्र, मुख्यतः राजस्थान का अफवाह तंत्र किस प्रकार का है? तो ऑप्शन होंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र या आंतरिक अफवाह तंत्र। तो उसका उत्तर आपको यहां पर मिलेगा। सबसे पहले ऐसी नदियां जो अपना जल लास्ट में, अंत में जाकर के किसमें गिराए? बंगाल की खाड़ी में गिराए, वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं नदियां। और ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में गिराए ना अरब सागर में गिराए, वे अपने बहाव क्षेत्र में समाप्त हो जाए, बहाव क्षेत्र में समाप्त हो जाए, ऐसी नदियों को क्या कहते हैं दोस्तों? बहाव क्षेत्र में लुप्त होने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? आंतरिक अफवाह तंत्र कहा जाता है। अपने मार्ग में ही समाप्त हो जाती हैं ऐसी नदियों को आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसी नदियों का या ऐसे अफवाह तंत्र का जो प्रतिशत है वो दोस्तों हमारे राजस्थान में 60.5% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 60.5% राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र है। और बता दूं आपको कि 17.1% राजस्थान में अरब सागर का अफवाह तंत्र है। क्लियर है? ये बात समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से एक बार दोबारा बता देता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं प्यारे दोस्तों, देखिएगा एक बार। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को हमने 3 पार्ट में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा आंतरिक अफवाह तंत्र, इसी को कहा जाता है दोस्तों स्थल अफवाह तंत्र। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये है अरब सागर का अफवाह तंत्र। इस प्रकार से हमने 3 भागों में बांटा। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वे बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आती हैं। और ऐसे अफवाह तंत्र का प्रतिशत राजस्थान में 22.5% है। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान में 60.5% है। और अरब सागरीय अफवाह तंत्र का प्रतिशत 17.1% है। आप अच्छे से जान गए होंगे दोस्तों। 2 प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का अफवाह तंत्र है, तो उत्तर होगा आंतरिक अफवाह तंत्र। क्लियर है? इसका कारण है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, इसका बड़ा कारण है। देखो, एनालिसिस किया जाए, अगर किताबों को खंगाला जाए और किताबों से ही पढ़ा जाए तो आपको इन बातों की चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि राजस्थान के अफवाह तंत्र का अधिकतर भाग आंतरिक अफवाह तंत्र क्यों है।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, अनियमित होती है और अपर्याप्त होती है। आप सभी जानते हैं इसके कारण राजस्थान की कुछ नदियां जो बरसाती नदियां होती हैं वो बनती तो है लेकिन बह करके अपने मार्ग में ही समाप्त हो जाती हैं। और राजस्थान का जो भाग है, भूभाग है, वो रेतीला भूभाग है और ऐसे भूभाग में नदियों का पानी जल्दी सूख जाता है। इसलिए राजस्थान की अधिकतर नदियां किसके अंतर्गत आती हैं? आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये, राजस्थान का सबसे सर्वाधिक अपवा तंत्र कौन सा है? तो आंतरिक अपवा तंत्र बताएंगे। राजस्थान का न्यूनतम अपवा तंत्र वाला पार्ट जो है वो है अरब सागरीय अपवा तंत्र। अब सबसे महत्वपूर्ण अपवा तंत्र जो है वो है आपका बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से राजस्थान के बहुत सारे भूभाग को पीने का, सिंचाई के लिए जल और परियोजनाओं के लिए जो जल उपलब्ध होता है और ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगली बात पर। तो एक बार दोस्तों मैं सबको मिटा दे रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 22.5% बंगाल की खाड़ी का, 60.5% आंतरिक और 17.1% अरब सागरीय अपवा तंत्र है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए इस बात से आगे बढ़ते हैं। इस बात से आगे बढ़कर के सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। देखिए एक बार राजस्थान की मैप में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये मोटी बातें हैं। जरा देखिए, राजस्थान का मैप बना ले रहे हैं और राजस्थान के मैप में जाकर के हम जानेंगे कि ये राजस्थान के मैप में जो इस प्रकार से नदियां हैं वो आपको क्या कुछ कहती हैं। ये राजस्थान के ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला, ये आंतरिक अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र। ये वाला जो पार्ट है ये दोस्तों अरब सागरीय अपवा तंत्र, अरब सागरीय। और ये जो है ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, यानी इस तरफ से जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी बात बता दो दोस्तों कि राजस्थान की नदियां जो आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं वे नदियां या तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी या अपना जल अरब सागर में गिराएंगी। इसके अलावा राजस्थान के आसपास कोई भी सागर, कोई भी खाड़ी नहीं लगती है दोस्तों। समझिएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां सारी की सारी राजस्थान की नदियां यमुना के माध्यम से या यमुना की सहायता से बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं और अरब सागर में जाने वाली नदियां स्वतः अपना जल खुद लेकर के अरब सागर की ओर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये कितना है? 17.1%। ये कितना है? 22.5% और ये कितना है दोस्तों? 60.5%। इस प्रकार से राजस्थान का अपवा तंत्र है। क्लियर हुई होगी एक बात। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ करके हम चलते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र। और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में जैसा कि अपन ने देखा प्रश्नों में, सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, जी हाँ मैं सही कह रहा हूं, आप भी समझ रहे होंगे। चंबल नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। और चंबल नदी के बारे में हम अध्ययन करें उससे पहले मैं राजस्थान के मैप में आपको चंबल नदी का थोड़ा सा नक्शा बना करके दिखा देता हूं कि किस प्रकार से चंबल नदी बहती है, किस प्रकार से चंबल नदी का प्रवाह है। तो देखिए दोस्तों, ये चंबल नदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम। चंबल नदी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहां से ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक जगह है। एक बार चंबल नदी का मैं मैप बना देता हूं, हल्का सा देखिएगा। ये चंबल नदी ऐसे इस प्रकार से प्रवेश करने के बाद इस प्रकार से बहती हुई बाहर निकल जाती है, इस प्रकार से बहती हुई बाहर निकल जाती है और ये बाहर जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी के साथ, ये नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी। ये लो, ये यमुना नदी। ये कौन सी नदी है भैया? ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये चंबल नदी, ये चंबल नदी है और ये यमुना नदी है। ये नदी चंबल नदी जो है ये राजस्थान के बाहर से मतलब दक्षिण से मध्य प्रदेश में
एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। जिस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और ये राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में से एक छोटी पहाड़ी जो है, छोटी पहाड़ी क्षेत्र है, उसका नाम है जानापाव। क्या नाम है दोस्तों? जानापाव। जानापाव ये जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जानापाव की पहाड़ियां हैं कहां पर? ये जानापाव की पहाड़ियां आपके महू क्षेत्र में है, महू क्षेत्र में। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसका मतलब चंबल नदी का उद्गम या जन्म मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत की छोटी पर्वत श्रृंखला, ये छोटी पहाड़ियां जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में स्थित है। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़कर के इस नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश होने के बाद ये नदी 6 जिलों से होती हुई, राजस्थान के कितने जिलों से होती हुई दोस्तों? 6 जिलों से होती हुई यूपी में प्रवेश कर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। क्लियर है बात? समझ में आई? देखना, ये मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से निकली, महू क्षेत्र में जो है, वहां से निकल के राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है ये नदी? तो ये जगह है दोस्तों चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की भी एक खास जगह है चौरासीगढ़। ये लो, चौरासीगढ़। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ में प्रवेश करने के बाद ये नदी बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई अंत तक किसमें चली जाती है? यूपी में चली जाती है। तो मैं एक बार जिले लिख दे रहा हूं दोस्तों। ये आपका कोटा मान लीजिए, ये बूंदी मान लीजिए, बूंदी के बाद ये आपका सवाईमाधोपुर मान लीजिए, सवाईमाधोपुर, ये आपका करौली डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका धौलपुर है, धौलपुर जिला। और धौलपुर जिले के बाद ये नदी किसमें चली जाती है दोस्तों? किसमें चली जाती है? यूपी में। और यूपी में जाकर के इटावा जिले के पास मुरादगंज नाम की जगह है, वहां पर जाकर के किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये जो जगह है इसका नाम है मुरादगंज। इटावा जिला और मुरादगंज जगह, इटावा, मुरादगंज। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस नदी का बहाव आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बता दूं दोस्तों कि राजस्थान की ऐसी कितनी नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती हैं? बड़ा प्रश्न बनता है कि राजस्थान की कितनी नदियों का प्रवाह राजस्थान के 6 जिलों से होता है। प्रत्येक नदी 6 जिलों से होकर के बहती है। तो ऐसी नदियों की संख्या दोस्तों राजस्थान में 3 है। 3 नदियां ऐसी हैं जो प्रत्येक नदी 6 जिलों से होकर के बहती है। और उसके लिए आपको दोस्तों और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक याद करने की जरूरत है। चंबल से कैसे याद करेंगे सर? जैसे चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी 6 जिलों से अभी मैंने बताया आपको। वैसे बनास नदी दोस्तों, बनास नदी भी राजस्थान के 6 जिलों से, जो चंबल की सहायक नदी है, ये भी 6 जिलों से होकर बहती है। और लय से दोस्तों लूनी नदी, ये भी राजस्थान के 6 जिलों से होकर के बहती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की 3 नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। क्लियर है? कौन कौन सी नदियां? चंबल है, बनास है, लूनी है। ठीक है, समझ में आई ये बात? चले आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, अब यहां से हम चलते हैं, एक बार दोबारा रुक करते हैं चंबल का, और चंबल को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझते हैं। देखिए, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस नदी से प्रश्न आना ही है, 100% प्रश्न आना है। तो आप चंबल नदी को जिस प्रकार से इतिहास में आप महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं और जिस प्रकार से 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में अपवा तंत्र जरूर पढ़ लेना चाहिए। और राजस्थान के अपवा तंत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नदी है तो वो है चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और चंबल नदी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान की चंबल नदी का उद्गम कहां से है? आपको बताना होगा मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत नहीं आए तो बताना है जानापाव की पहाड़ियां भी नहीं आए तो महू क्षेत्र आपको बताना है।
ठीक है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की छोटी श्रृंखला जानापाव की पहाड़ियों में से इसका उद्गम होता है और ये क्षेत्र जो है, ये जानापाव की पहाड़ियां हैं, ये मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में स्थित है। ये उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई लास्ट में यूपी में जाकर के यमुना में अपना जल विसर्जित करती है। क्लियर है? आगे बढ़े तो आइए, अब यहां पर जैसे ये नदी यहां पर प्रवेश करती है दोस्तों, तो इस नदी के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहां पर एक जगह है जिसका चंबल, च से चूलिया और च से चित्तौड़गढ़, राजस्थान में चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। किस नदी से संबंध रखता है? चंबल नदी से। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों? 18 मीटर ऊंचा है। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। किस नदी के किनारे या किस नदी द्वारा निर्मित होता है? चंबल नदी द्वारा। अब ये जलप्रपात क्या होता है दोस्तों? पानी का ऊपर से गिरना ही जलप्रपात कहलाता है, या पानी से ऊपर गिरने की जो क्रिया है वो ही जलप्रपात कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़कर के यहां पर पता करते हैं कि इस नदी पर जो मुख्य बांध है वो कौन कौन से हैं। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर मुख्य बांधों की चर्चा करें तो आओ दोस्तों, एक बार मैं मिटा देता हूं इस वाले पोर्शन को और दिखाता हूं आपको कि राजस्थान के चंबल नदी पर मुख्य बांध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। 2 नंबर पे राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। और लास्ट 4 बांध बने हुए दोस्तों, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जो मैंने क्रम लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों, ये रहा गांधी सागर बांध। गांधी सागर, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, ये यहां पर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, चेतक किसका घोड़ा था? राणा प्रताप का ही था ना, तो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। फिर यहां कोटा और बूंदी की सीमा पर है दोस्तों, ये ऊपर बूंदी है, इस प्रकार से बूंदी है दोस्तों, और कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है कोटा बैराज, ये जवाहर सागर। कौन सा बांध दोस्तों? जवाहर सागर, जवाहर सागर। और उसके बाद सबसे अंत में कोटा में जाकर के लास्ट में एक बांध है जिसका नाम है दोस्तों कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। चंबल नदी पर बांधों का क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण का क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम। इस प्रकार से अगर प्रश्न आ गया तो आपका उत्तर क्या होगा, जरा देखना। फास्ट तो नहीं चल रहा, बता देना यार कमेंट बॉक्स में लिख करके, है ना। चले फिर देखिए कि चंबल नदी पर बांधों का क्रम बताइए। चंबल नदी पर कितने बांध स्थित हैं? 4 बांध स्थित हैं। किस क्रम में स्थित है? उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा है? कोटा। उससे नीचे कौन सा है? जवाहर सागर। उससे नीचे कौन सा है? राणा प्रताप सागर। उससे नीचे गांधी सागर बांध स्थित है। इनका क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। इनका निर्माण समय भी मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, प्यारे दोस्तों इनका निर्माण समय बता देता हूं। कोटा बैराज 1960 में बनकर तैयार हुआ था। ये जो आपका जवाहर सागर बांध है ये आपका बनकर तैयार हुआ था दोस्तों 1972 में। राणा प्रताप सागर 1970 में और गांधी सागर बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ था। इस प्रकार से इन बांधों का क्रम है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्लियर है? आगे बढ़े। गांधी सागर बांध 1960 में बना, राणा प्रताप सागर 1970 में, जवाहर सागर 1972 में और कोटा बैराज 1960 में बनकर के तैयार हुआ।
क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ करके हम पता करते हैं कि इस नदी पर जो मुख्य चीजें हैं, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर दोस्तों एक जगह है रावत भाटा। कौन सी जगह दोस्तों? रावत भाटा। और रावत भाटा नाम की जगह पर राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थापित है? तो आप बताएंगे। चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह पर स्थित है? रावत भाटा के पास में स्थित है। कौन सा विद्युत संयंत्र? परमाणु विद्युत संयंत्र। और ये राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है दोस्तों। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से है। तो ये बात भी इसमें सीख है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न और बचे हैं जो चंबल नदी को लेकर के हमें पूछे जाते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्विक रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे। चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियां मऊ क्षेत्र, यहाँ से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहती है और उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ के पास प्रवेश करती है। और चौरासीगढ़ के पास प्रवेश करती है। और चौरासीगढ़ के पास में ये यहाँ पर दोस्तों ये जो मैंने चूलिया जलप्रपात बताया है, ये भैंसरोडगढ़ के पास है दोस्तों। चौरासीगढ़ के पास नहीं, भैंसरोडगढ़। चौरासीगढ़ के पास तो इसका प्रवेश होता है, भैंसरोडगढ़ के पास में इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ। आगे प्रवेश करने के बाद में ये दोस्तों कोटा जाती है। कोटा के बाद बूंदी जाती है। बूंदी के बाद ये सवाई माधोपुर के बाद करौली और धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर इटावा जिले के पास मुरादगंज के पास जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के इसके बारे में छोटी बातें और जानते हैं कि इस नदी पर चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान की ये नदी 12मासी नदी है। मुख्य रूप से राजस्थान की 12मासी नदी है तो उसका नाम है चंबल नदी। ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर के बहती है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के अन्य नामों पर भी चर्चा होती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, एक बार इस वाले मैटर को मैं मिटा रहा हूं आगे, फिर यहाँ पर लिखने के लिए जगह चाहिए हमें, इसलिए मिटा देता हूं। देखिएगा, चंबल नदी के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें जहां से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि इसे किस किस नाम से और जाना जाता है? तो दोस्तों इसे चर्मणवती भी कहा जाता है। चर्मणवती। किस नदी का अन्य नाम चर्मणवती है? चंबल नदी का। इसे कामधेनु भी कहा जाता है। इसे 12मासी भी कहा जाता है। 12मासी। इसे नित्यवाही भी कहा जाता है। इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। ये दोस्तों एक ही बात है, 12मासी कह दो, नित्यवाही कह दो, सदा नीरा कह दो। कामधेनु और चर्मणवती का विशेष ध्यान रखेंगे। इस नदी के अन्य नाम जो है वो कामधेनु और चर्मणवती भी है। ये चर्मणवती का बिगड़ा हुआ रूप या चर्मणवती का परिष्कृत रूप जो है उसे ही चंबल कहा गया बाद में। बड़ा प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो उसमें आप नाम बताएंगे। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। उत्खात भूमि का निर्माण। उत्खात भूमि का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा। उत्खात भूमि किसे कहते हैं? जिसे आप बीहड़ कहते हो। उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि और डांग क्षेत्र भी क्या कहा जाता है ये क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये इस नदी का जो तल है, इस नदी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। और ये नदी आपका अपर्दन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा अपर्दन राजस्थान में चंबल नदी द्वारा होता है। और राजस्थान की चंबल नदी अपर्दन कर करके अपने बहाव क्षेत्र में गहरे गड्ढों का निर्माण कर चुकी है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। और ये बीहड़ क्षेत्र या उत्खात क्षेत्र आजकल मानुषिक या फिर यूं कहूं कि असामाजिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है या कुख्यात है। असामाजिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। यहीं पर जो चंबल के डाकू है या चंबल के तस्कर है, यहीं पर पनाह लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर 200 मीटर गहरे गड्ढे बन चुके हैं दोस्तों। चंबल नदी में और बहुत सारी नदियों का पानी आकर के मिलता है और उन नदियों के द्वारा जो गड्ढे बन चुके हैं उनकी वजह से वहां पर बीहड़ भूमि का निर्माण हो चुका है। ये भूमि ना तो जोतने के लायक है यानी खेती के लायक है, कृषि योग्य है, और ना ही यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन या फिर कंपनी स्थापित की जा सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, वो असामाजिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये बात तो इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है इसकी लंबाई से लेकर के कि लंबाई कितनी है इस नदी की, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। चंबल नदी की कुल लंबाई, तो दोस्तों आपको बताना है 966। 965 का आंकड़ा जो बताते हैं दोस्त, वो आप नहीं बताएंगे, ये नहीं बताना आपको। 966 किलोमीटर दूर तक बहती है कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी बतानी है दोस्तों? 966 किलोमीटर बतानी है। क्लियर है? और उसके बाद में पूछा गया, ये तो यहां से लेकर के यानी उद्गम से लेकर के यमुना में मिलती है तब तक की बातें हैं दोस्तों। यहां तक की लंबाई बताई मैंने कितनी? 966 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में, तो आपको बतानी है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर, 966 कुल लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आई कि नहीं है? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, जल्दी बोल रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कंपटीशन की तैयारी करते समय आपका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, और जो धीरे धीरे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको मुझे पता है आप स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आएंगी। उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। और पूछा जाए एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट, अगर अंदर से ये प्रश्न निकला तो पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से जिले में बीहड़ भूमि की सर्वाधिकता है, या कौन से जिले में बीहड़ भूमि सर्वाधिक है? तो आप बताना धौलपुर जिले में। धौलपुर जिले में बीहड़ भूमि सर्वाधिक है। धौलपुर जिले के बाद में आप कहेंगे करौली, और करौली के बाद कहेंगे दोस्तों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये वही सवाई माधोपुर है दोस्तों जहां पर खस घास पाई जाती है, जिससे इत्र का निर्माण किया जाता है। ध्यान देंगे इस बात पर कि धौलपुर बीहड़ भूमि के लिए जाना जाता है, करौली भी जाना जाता है, सवाई माधोपुर भी। आप जानते होंगे कि धौलपुर और करौली के क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और डांग क्षेत्र का निर्माण भी कौन सी नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा होता है। क्लियर? आगे बढ़े आप। ये नदी का डायग्राम मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, ज्यादा वक्त लग जाए, घबराए नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं घबराए। आप घबराने वालों में से तो है भी नहीं वैसे, है ना? कंपटीशन में कूद पड़े हैं तो भाई बहुत अच्छे से मंजना है ना? अपने आप को परिमार्जित करना है, और फिर जाकर के आपको परीक्षा में बैठना है, ताकि आपके सामने बड़े से बड़ा प्रश्न भी छोटा लगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक बार फिर से मैं चंबल नदी का निर्माण कर रहा हूं। यहां से ये चंबल नदी यहां से निकाल दी साहब, ये चली गई आपकी यमुना में। ठीक है, इस प्रकार से मैंने चंबल नदी का बहाव बना दिया। ये आपकी चंबल नदी है। अब चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? एक प्रश्न होता है दोस्तों कि चंबल नदी की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? बाईं ओर, बाईं ओर। एक होता है कि दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? दाईं ओर से, या दाएं से या बाएं से। इसको पूछा जा सकता है दोस्तों पश्चिम दिशा से या पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी मिलती है? पश्चिम से। और ये कहा जा सकता है कि पूर्वी दिशा से या पूर्वी भाग से कौन सी नदियां मिलती है। ये दोनों बातों में आपको कंफ्यूज होता होगा, तो इस बात को मैं आज क्लियर कर देता हूं। आप जिस नदी को देख रहे हैं या जिस नदी को पढ़ रहे हैं, उस नदी के उद्गम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, तो आपका दायां उस नदी का दायां है, आपका बायां उस नदी का बायां है। तो कंफ्यूजन की स्थिति एकदम साफ होती है कि आपका दायां कौन सा है दोस्तों?
ये दायां है, आपका बायां कौन सा है, ये बायां है। नदी भी किधर बह रही है, इधर बह रही है, आप भी इधर ही चल रहे हैं, नदी भी इधर ही जा रही है, तो ये आपका दायां तो नदी का भी दायां, मतलब ये दाईं भाग और ये बायां भाग। अब बायां भाग से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है उसका नाम बता दे रहा हूं दोस्तों, ये चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और बाईं तरफ से मिलती है, जिसका नाम आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों, उसका नाम बनास। बनास नदी राजसमंद से निकल करके चंबल में मिलती है। कहां जाकर के मिलती है? सवाई माधोपुर। ये जो जगह है वो है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में एक दूसरी नदी और नीचे से आकर के मिलती है दोस्तों, दाईं ओर से और एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है सीप नदी। तो क्या बना यहां पर? त्रिवेणी संगम बन गया ना, यार बन गया ना त्रिवेणी संगम। कैसे बन गया साहब? एक तो चंबल जा रही है, एक बनास आ रही है, एक सीप आ रही है, तो तीन नदियां मिल गई। तीन नदियां मिलती है तो क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम बन गया। अब कहां पर बन गया? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सी जगह बन गया साहब? रामेश्वरम घाट नाम की जगह है। रामेश्वरम घाट। ये रामेश्वरम घाट दोस्तों सवाई माधोपुर में है, और यहाँ पर तीन नदियां आकर के मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप। इसके लिए आप एक सूत्र याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सूत्र है दोस्तों। कोरोना काल में आप सबने कहा होगा, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। किसकी ट्रिक है? ये जो त्रिवेणी संगम है ना, इसकी ट्रिक है। ये सबने कहा होगा कि अब तो कौन बचा सी? राम ही बचा सी। कौन बचा सी दोस्तों? राम ही बचा सी। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसके लिए ये त्रिवेणी संगम याद कर लें आप अच्छे से। राम ही बचा सी। देखो, राम से रामेश्वरम, ही को रहने दो, बै से बनास, चा से चंबल और सी से सीप। ये नदियों का संगम कहां पर होता है? रामेश्वरम नाम की जगह पर होता है। रामेश्वरम आपका कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ये क्लियर है? सभी बंधु समझ गए होंगे। आगे बढ़े तो पहला त्रिवेणी संगम आपको ध्यान में आ गया होगा। पहला त्रिवेणी संगम ये बाईं ओर से, इधर से मिलने वाली नदियां बाईं ओर से मिलेंगी, और नीचे से यानी इस तरफ से आने वाली नदियां दाईं ओर से मिलेंगी। पूर्व से इस तरफ से आने वाली नदियां होंगी, पश्चिम से इस तरफ से आने वाली नदियां होंगी। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। चले आइए तो मिटा दूंगा इसको एक बार। और कुछ त्रिवेणी संगम तो राजस्थान में मुख्य है, पूछे भी जाते हैं। तीनों की ट्रिक लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ट्रिक है, तीनों की ट्रिक बना रखी है मैंने। एक का राम ही बचा सी, दूसरी जो ट्रिक है वो है आपकी बेमाही सोजा, और तीसरी जो ट्रिक है वो है आपकी मैं भी बेबी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएंगे कि किस किस नदी की बात कर रहा हूं, किस स्थान की बात कर रहा हूं। राम से रामेश्वरम, ये रामेश्वरम में तीन नदियां, बनास, चंबल, सीप। बे से बेणेश्वर, माही से माही नदी, सो से सोम नदी, और जा से जाखम नदी। माही, सोम और जाखम तीनों का संगम कहां पर होता है दोस्तों? बेणेश्वर नाम की जगह कहां पर है? डूंगरपुर। तो दूसरा आपका संगम स्थल क्लियर हुआ। एक संगम स्थल सवाई माधोपुर में है, दूसरा डूंगरपुर बेणेश्वर में है, और तीसरा आपका भीलवाड़ा बीमोद में है, जहां कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? मेनाल, बनास और बेड़च। मेनाल, बनास, बेड़च ये कहां मिलती हैं? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है भिंगोद, और ये भिंगोद दोस्तों मांडलगढ़ तहसील में पड़ता है। मांडलगढ़ तहसील में। तो इस प्रकार से आपको क्लियर होंगे सारी की सारी बातें दोस्तों। आगे हम और इस नदी पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। नदी की सहायक नदियों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इस नदी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, शायद
तो हाल फिलहाल मैं आपको एक छोटी छोटी बातें और बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी बनास नदी, इधर से नीचे से आकर के मिलती है सीप नदी, और यहां से एक नदी का प्रवेश होता है यहां पर चित्तौड़गढ़ में, उसका नाम है बामणी, इसका दूसरा नाम है बापनी, और इसी का तीसरा नाम है ब्राह्मणी। ये चित्तौड़गढ़ हरिपुरा से निकल करके चित्तौड़गढ़ में इस नदी में मिल जाती है। और यहां पर एक चित्तौड़गढ़ के पास ही एक नदी और है दोस्तों, जिसका नाम है ईज नदी। ईज नदी भी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ईद नहीं है दोस्तों, ये ईज नदी है। ईज मेज भी नहीं है, ईज नदी है, याद रखिएगा। और इसके बाद में एक नदी और मिलती है दोस्तों इसमें, यहां पर चाकण नदी मिलती है, चाकण नदी मिलती है। और सवाई माधोपुर के बॉर्डर पर जाकर के बूंदी से निकल करके, कहां से निकल करके? बूंदी से निकल करके सवाई माधोपुर के बॉर्डर पर जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। यहां पर एक नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम है मेज नदी। मेज नदी कौन सी दोस्तों? मेज नदी। और इस मेज नदी में मिलती है दोस्तों मांगली नदी। और मांगली नदी में एक नदी और मिलती है दोस्तों, उसका नाम घोड़ा पछाड़। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली नदी में मिलती है, मांगली नदी मेज नदी में मिलती है, और मेज नदी किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। इस प्रकार से इस तरफ से मिलने वाली नदियां आपको समझ में आ गई होंगी। ये मेज नदी है, ये आपकी चाकण नदी है, ये आपकी बामणी नदी है, और ये आपकी ईज नदी है दोस्तों। क्लियर होगी? अच्छे से क्लियर होगी। कितनी नदियां होगी? 1 2 3 4 5 नदियां तो मुख्य हो गई, 6 और 7 नदियां हो गई हैं दोस्तों, जो बाईं ओर से मिलती हैं। किसमें? चंबल नदी में। क्लियर है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझना ही पड़ेगा भाई, अगर कंपटीशन देना है ना तो समझना ही पड़ेगा। चले आगे, ठीक है। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो देखिएगा, सीप नदी तो मिलती है। यहां से दोस्तों एक नदी और मिलती है जिसका नाम है आपकी परवन नदी। परवन नीचे से आ जाएगी, यहां पर पार्वती नदी है, पार्वती नदी, परवन नदी, परवन नदी, काली सिंध, काली सिंध। काली सिंध के बाद में काली सिंध में एक छोटी नदी और मिलती है जिसका नाम है चोला। और यहां पर एक नदी और है दोस्तों, छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध, काली सिंध अलग और छोटी काली सिंध अलग है। इस प्रकार से कुछ नदियां यहां से आकर के मिलती है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो चंबल नदियों की सहायक नदियों से संबंधित आगे हम और चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक तो आपने देखा ही होगा, इसलिए यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन तक पहुंचे होंगे आप। तो इसलिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।